बार की बात है। पीतापुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में वीरेश रहता था, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था। छोटी उम्र से ही वीरेश गुस्सैल स्वभाव का था और कभी भी मुस्कुराने या प्यार से बात करने के लिए नहीं जाना जाता था। एक दिन वीरेश की शादी पास के गांव की वसंता नाम की लड़की से हो गई। वीरेश और वसंता की कहानी। शादी के बाद जब वीरेश और वसंता घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो उसकी माँ लक्ष्मी उसके पास आई और बोली, दामाद जी, कृपया मेरी बेटी का ख्याल रखना। वह बिना पिता के बड़ी हुई है और उसे बहुत प्यार और देखभाल के साथ पाला गया है। मैंने अकेले ही खेत संभालते हुए उसे पालने की पूरी कोशिश की है। अब वह आपकी जिम्मेदारी है। यह सुनकर वीरेश अधीर हो गया। अपनी आवाज़ में झुंझलाहट के साथ उसने कहा, सासू माँ, अगर आप यह लंबी कहानी सुनाती रहेंगी तो हम कभी दूसरे गांव नहीं पहुंच पाएंगे। कृपया हमें अब जाने दें। लक्ष्मी उसके शब्दों से आहत होकर एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, चूंकि आप जा रहे हैं, इसलिए मेरी एक आखिरी विनती है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं जोड़े को भगवान श्रीनिवास के मंदिर में आशीर्वाद के लिए भेजूंगा। कृपया इस प्रतिज्ञा को पूरा करें और अपने घर जाने से पहले उसे मंदिर ले जाएं। वीरेश ने अभी भी चिढ़ते हुए कहा, तुमने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया? बिना उचित व्यवस्था के मंदिर जाना मुश्किल है। हमें रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी और मंदिर में भीड़ होगी। लक्ष्मी असहाय महसूस करते हुए चुपचाप अपनी बेटी को देखती रही। अपनी माँ की परेशानी देखकर वसंता चुप रही। वीरेश ने फिर कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हम पहले मंदिर जाएंगे और फिर मेरे घर। यह कहकर दंपत्ति मंदिर के लिए निकल पड़े। जब वे पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी। काफ़ी प्रयास के बाद वे पास की सराय में एक छोटा कमरा खोजने में कामयाब रहे। कमरे में पहुँचते ही वीरेश ने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ क्या सोच रही थी? क्या उसके पास प्रतिज्ञा करने के अलावा कोई और बेहतर काम नहीं है? अगर मैंने कड़ी मेहनत न की होती तो हमें यह कमरा भी नहीं मिलता। अगली बार अपनी माँ से कहना कि ऐसी प्रतिज्ञा न करें, वीरेश ने गुस्से में कहा। अपने पति को अपनी माँ के बारे में अपमानजनक बातें करते हुए सुनकर वसंता को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चुप रही। उस रात वीरेश शिकायत करता रहा, जबकि वसंता चुपचाप उसके कठोर शब्दों को सहन करती रही। अगली सुबह मंदिर जाने से पहले वीरेश कुछ नाश्ता लेकर आया और बोला, जल्दी से खा लो, वरना दर्शन के लिए देर हो जाएगी। वसंता ने जवाब दिया, मैं मंदिर से लौटने के बाद खाऊंगा। उसकी प्रतिक्रिया से वीरेश और चिढ़ गया। मुझसे बहस मत करो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, वह चिल्लाया। वसंता ने आंसू रोकते हुए अनिच्छा से खाना खाया। दर्शन के बाद जब वे मंदिर से निकल रहे थे, वसंता ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। मंदिर बहुत सुंदर था, है ना? भगवान श्रीनिवास की मूर्ति बहुत जीवंत और दिव्य लग रही थी, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। लेकिन वीरेश ने तुरंत जवाब दिया, क्या मैंने पहले ही तुमसे नहीं कहा था कि इतना मत बोलो? तुम्हारा काम सुनना और चुप रहना है। मुझे अपनी बात दोहराने के लिए मजबूर मत करो। वसंता का दिल बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसका पति न केवल चिड़चिड़ा था, बल्कि नियंत्रण करने वाला भी था। अगले कुछ दिनों में उसका जीवन बहुत कठिन होता गया। उसे घर के सारे काम निपटाने पड़ते थे, जबकि वीरेश लगातार उसकी आलोचना करता रहता था। चाहे वह कुछ भी कहे या करे, वीरेश को इससे चिढ़ होती थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। वसंता ने उसे खोला और पाया कि एक बूढ़ा आदमी, लगभग 50 साल का, वहां खड़ा था। क्या यह वीरेश का घर है? वह कहाँ है? उस आदमी ने निमंत्रण की प्रतीक्षा किए बिना अंदर कदम रखते हुए पूछा। वसंता यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि वह कौन है, इसीलिए झिझकी। बूढ़ा आदमी गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो बच्चा, मैं तुम्हारे पति का दूर का चाचा हूँ। बैठ जाओ और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अनिच्छा से वसंता बैठ गई और सुनने लगी। जैसे ही बूढ़ा आदमी उसके पति के परिवार के बारे में कहानियां साझा करता है, तभी वीरेश घर लौट आया। बूढ़े को देखकर उसने पूछा, ये वसंता कौन है? क्या वह तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं, वह कहता है कि वह तुम्हारा चाचा है, उसने जवाब दिया। बूढ़े ने जो उससे कहा था उसे समझाते हुए। वीरेश को यह पसंद नहीं आया कि वसंता एक मेहमान के सामने बात कर रही थी। बस, मैं खुद उससे बात करूंगा। अंदर जाओ,
वह झल्लाया। उसके व्यवहार से आहत वसंता चुपचाप अंदर चली गई। बूढ़े व्यक्ति ने खुद को रामैया के रूप में पेश किया और रिश्तेदार होने का दावा किया। वीरेश, हालांकि उसे याद करने में असमर्थ था, उसने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे रुकने के लिए आमंत्रित किया। उस रात जब वीरेश और रमैया बात कर रहे थे, वसंता ने अपने काम निपटाए और उनके बिस्तर तैयार किए। वह रसोई में लेट गई और सोचने लगी, वह मुझे बोलने नहीं देता, फिर भी मुझसे सब कुछ संभालने की उम्मीद करता है। मैं कब तक यह सब सह सकती हूँ? अगली सुबह वसंता वीरेश के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जाग गई। वह कमरे में भागी और देखा कि कमरा अस्त व्यस्त था। रमैया चली गई थी और सारा पैसा भी। क्या हुआ? उसने पूछा। दरअसल वह बूढ़ा आदमी चोर था। उसने हमें धोखा दिया और सब कुछ चुरा लिया, वीरेश ने कहा। वसंता ने अपनी हताशा को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे उस पर संदेह था, लेकिन तुमने मुझे कभी बोलने नहीं दिया। तुमने उस पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि उसने तुम्हारे परिवार के बारे में बात की थी। मैंने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तुमने नहीं सुनी। उसके शब्दों ने वीरेश को झकझोर दिया। क्या तुम कह रहे हो कि यह मेरी गलती है? उसने पलट कर कहा, हाँ, तुम्हारे गुस्से और सुनने में असमर्थता के कारण ऐसा हुआ। वसंता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तुम मेरे साथ कभी साथी की तरह व्यवहार नहीं करते। तुम मुझे बोलने या अपने विचार व्यक्त करने नहीं देते। शादी सम्मान और समझ के बारे में है। तुम्हारा गुस्सा इन सभी समस्याओं की जड़ है। वीरेश उसकी निर्भीकता से चकित होकर समझ गया कि वह सही थी। उसने कहा, मुझे खेद है वसंता, मैं अपनी गलतियों के प्रति अंधा रहा हूँ। अब से मैं बदल जाऊंगा। 4 दिन बाद एक छोटा लड़का उनके घर एक थैला लेकर आया। अंदर चोरी के पैसे और रमैया का एक पत्र था। 9 पत्र में रमैया ने लिखा, वीरेश, तुम्हारा गुस्सा मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। मैंने भी अपने गुस्से के कारण सब कुछ खो दिया। मुझे उम्मीद है कि इस घटना ने तुम्हें सबक सिखाया होगा। अपनी पत्नी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आओ। गुस्से को अपने जीवन को बर्बाद मत करने दो। पत्र पढ़कर वीरेश वसंता की ओर मुड़ा। मैंने अपना सबक सीख लिया है। चलो रामैया से मिलते हैं और इस बहुमूल्य सबक के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उस दिन से वीरेश बदल गया। वह एक दयालु और समझदार पति बन गया। वसंता को बहुत खुशी हुई कि उनके घर में शांति लौट आई और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।